बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पहली क्लास में चैट जीपीटी को कस्टमाइज़ करना सीखा था और ये बात की थी कि बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेहतर आउटपुट ले सकें चैट जीपीटी से। फिर मैंने आपको कुछ प्रॉम्प्ट के बारे में बताया था और प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में बताया था, उस पे भी हमने कुछ थोड़ा-सा काम किया था, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उस वीडियो को देख लें, वो बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपके सामने एक नोटिस नज़र आ रहा है। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है और लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो इनकम टैक्स मैटर्स को नहीं देख रहे हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स नहीं हैं, अकाउंटेंट्स नहीं हैं, लेकिन ख़ास तौर से फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है जो इनकम टैक्स अफेयर्स देखते हैं या अकाउंटेंट्स देखते हैं। बट ऑन द सेम स्टेज आप इसको अपने किसी भी फ़ील्ड में इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो आज के सेशन में हम ये देख रहे हैं कि आपके पास ये 177.6 क्या है? ये ऑडिट रिपोर्ट होती है। जब भी आपका ऑडिट सिलेक्शन होती है, तो लास्ट स्टेप होता है शो कॉज़ देना कमिश्नर के लिए, जो कि सेक्शन 122(9) में दिया जाता है, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अब हम आप ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप रिज़ॉल्व नहीं कर सके हैं, हम आपको शो कॉज़ कर रहे हैं और इतने की डिमांड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप फाइनल रिबटल देते हैं एटसेट्रा और ऑर्डर फ्रेम हो जाता है। उससे पहले एक ज़िम्मेदारी है आपकी, ऑडिट के सेक्शन में लिखा है कि आपने सब सेक्शन नंबर 6 में लिखना है, क्या लिखा है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है ऑडिट करने के बाद, यानी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो सेक्शन 176 की ये बैकग्राउंड है ताकि किसी को नहीं मालूम तो पता चल जाए। तो ये उस ऑडिट रिपोर्ट के एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हैं। ये आप देखिए अभी ऐसे ये ऑडिट रिपोर्ट आ रहे हैं, आई हुई है, नोटिस ऑन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ ऑडिट। आप इसको पढ़िए। ये पॉइंट नंबर 1 रेज़ किया है। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने क्या रेज़ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी परचेज़ेज़ कुछ और आ रही हैं, जो कि 5.3 मिलियन है। ये रही 5.3 मिलियन। जबकि सेल्स टैक्स रिटर्न में उनका कहना है कि आपकी जो परचेज़ेज़ हैं वो कुछ और हैं। उसमें ज़ाहिर है जो सेल्स टैक्स रिटर्न होती है उसमें 3 तरह से परचेज़ेज़ आ सकती हैं। एक तो रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज़ेज़ आती हैं, यानी से रजिस्टर्ड पार्टी जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होती है, वो अपना एनेक्सर सी भरती है, आपके पास वो परचेज़ आ जाती है और आप एक अनरजिस्टर्ड परचेज़ डाल देते हैं, जो पार्टीज़ आपको यानी कि इनवॉइस नहीं करती, तो ऑप्शन होता है आपके पास, आप 999 करके उनकी एंट्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अब ये पोर्टल में शायद एक नहीं हो पा रही है, वो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन जिस साल में पार्टी की रिपोर्टिंग है, उस साल में ये रिपोर्ट हुई थी, अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ की परचेज़। और इम्पोर्ट परचेज़ेज़, इसलिए इम्पोर्ट परचेज़ क्या होती हैं, आपकी कस्टम स्टेट जो डिक्लेरेशन होती है, वो सेल्स टैक्स रिटर्न में एज़ इट इज़ उसकी आ जाती है। तो आपकी टोटल है 5.4। अब क्वेश्चन ये फ्रेम किया है ऑफिसर ने कि भई आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में जो परचेज़ेज़ हैं, परचेज़ेज़ declared in income tax return is 5.3 billion, and while you have reported in your sales tax return purchases of rupees 5.4 billion, so there is a difference of 108 billion million, 108 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। और आगे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इसका मतलब ये है कि सप्रेस प्रोडक्शन मतलब ये है कि आपने से जो परचेज़ेज़ है, वो आपने कम शो की है इनकम टैक्स रिटर्न में। इसका मतलब है आपने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम दिखाया है। तो लिहाजा ये अगर अनएक्सप्लेन्ड हुआ तो सेक्शन 111 में हमने देखा था कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स या एक्सपेंसेस या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो आपको ऐड बैक कर दिए जाते हैं, उस पे टैक्स दिया जाता है। दूसरे आसान समझने के लिए अगर कोई ऐसा आदमी वीडियो सुन रहा है जिसको टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो ये समझ ले कि इनकम टैक्स में 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। एक इनकम टैक्स रिटर्न, एक सेल्स टैक्स रिटर्न। दोनों में सेल्स में डिफरेंस आया है। ऑफिसर ने कहा है कि दिस इज़ अ वैलिड ऑब्जर्वेशन, आप बताइए। अगर सही इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो जो डिफरेंस है मैं इस पे टैक्स लगा दूँगा। सो दिस इज़ सिंपल स्टोरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखी थी और हमने कहा था सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लिखना है, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आपने वो लिखना है। नंबर 3 व्हाट इज़ द रीज़न एंड सिचुएशन यू आर इन, ये लिखना है। और उसके बाद आपने टास्क देना है चैट जीपीटी को, फिर फॉर्मेट दे देना है और उसके बाद टोन दे देनी है। तो ये सारी वही बातें हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल परेशान ना हो। दिस इज़ रियली रियली सिंपल। बस एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, आपको जैसे मैंने बताया था, बहुत बेसिक बात, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आप प्रॉम्प्ट लिख क्यों रहे हैं? तो आपको अगर क्लैरिटी है, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिखने में शायद 5-6 मिनट, 8 मिनट खर्च हो जाएँगे। व्हेन यू बिकम एक्सपर्ट शायद 3-4 मिनट खर्च हों, लेकिन आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने टाइटल डाल दिया कि आई एम राइटिंग अ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस। हालाँकि शो कॉज नोटिस तो नहीं है, मैं सिंपल लिख देता हूँ नोटिस, राइट? बैकग्राउंड, अच्छा देखें, ये बैकग्राउंड भी की जो लिखाई है ये भी फिक्स होगी ऑल द टाइम। मैंने कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है इसको लिखने के लिए। ये ऑल द टाइम इट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि देखिए आपकी जो चेंज होगी इसमें क्लाइंट का नाम चेंज हो जाएगा, बारकोड नंबर, लेटर का बार पे एक नंबर डला होता है, डेट चेंज हो जाएगी, ऑफिसर की डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी, या ये सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज़ बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में मैंने ये लिखा है ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, आई एम ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई, मैं एक रिप्लाई बना रहा हूँ। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग अ रिस्पॉन्स टू ए नोटिस, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये वर्ड ताकि मेरी जो
पहला पैराग्राफ है इसी तरह आए कि मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, जिसका नाम फला-फला है और नोटिस ये आया था, मैं जवाब लिख रहा हूँ। तो ये पहला, ये यहाँ तो मैंने कोई अकल इस्तेमाल नहीं की, ये तो बिल्कुल स्टैटिक पैरा है, आपको बस अब नोटिस से ही चीज़ें लेनी है और यहाँ कॉपी कर देनी है। तो यहाँ मेरा कोई इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप इतनी बड़ी लग रही है तो इसमें तो कुछ काम ही नहीं किया, ओके। नाउ व्हाट आई वांट, यहाँ अब मैंने लिखा, अब मेरा देखिए प्रॉब्लम क्या है, भाई परचेज़ की फिगर डिफरेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न में और सेल्स टैक्स रिटर्न में हो सकती है, जस्टिफाएबल है। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, मैंने से मुराद इफ यू आर एन अकाउंटेंट, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई क्या डिफरेंस है। तो आपने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली, ट्रायल बैलेंस लिया, रिकंसिलिएशन बनाई, आपको मालूम होगा। तो आपको पता है कि हाँ, ये तो जस्टिफाएबल चीज़ है। मैं आपने यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी। क्या स्टेटमेंट लिख दी? कि आई वांट टू क्लैरिफाई दैट डिफरेंस इज जस्टिफाएबल एंड देयर इज नो discrepancy as confronted in your notice. We are providing documents along with reconciliation to substantiate the matter as an excess A. अब ये भी एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर भी कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे बहुत सोचना सोचना पड़े। यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अभी बहुत सारे नोटिस के लिए यही सेम हो सकती है, स्लाइटली चेंज हो सकती है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है, उस ऑब्जर्वेशन का एक जवाब है, एक जस्टिफाइबल है, ये डिफरेंस बिल्कुल है, हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हम एक रिकंसिलिएशन से इसको सब्सटेंशिएट कर देंगे कि भाई ये जो चीज़ है जस्टिफाइबल है। ये 2 चीज़ें हो गई। बैकग्राउंड का क्या मतलब है? आपने पस मंज़र बता दिया। पस मंज़र का क्या मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम और व्हाट आई एम डीलिंग विद, या बैकग्राउंड है। और वांट क्या है? वांट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि डिफरेंस जस्टिफाइबल है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी एक हमने देखी थी इसकी एग्जांपल। तो बिल्कुल उसी तरह से व्हाट आई वांट आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी, एवरीथिंग इज़ ओके एंड आई विल गिव यू प्रूफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई विल गिव यू प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिकंसिलिएशन, और इतनी अगर अंग्रेजी नहीं आ रही और आप कीवर्ड इस्तेमाल कर लेंगे तो चैट जीपीटी उसको सही कर देगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप अलग-अलग इस इतने पैराग्राफ को टूटी-फूटी इंग्लिश लिखकर चैट जीपीटी से कहें इसे इंप्रूव कर दें, तो फिर उस इंप्रूव को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें। सो यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस पूरे को खराब इंग्लिश में लिख के प्रॉम्प्ट को रन मत करवाइएगा। इस एक पैरा को अगर सही नहीं लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिखें, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख के सेट करवा लें, वो इंप्रूव कर देगा, सही कर देगा, फिर यहाँ टाइप कर लीजिए। अच्छा, अगली क्या है? रीज़न। अब देखिए, आप अगर अकाउंटेंट हैं, आपको पता ये कुछ कॉमन सेंस की बातें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ, रीज़न्स बता रहा हूँ। सिचुएशन की जब बात होगी किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताऊँगा। मैंने आपसे कहा था मैं कभी रीज़न बोलूँगा, कभी सिचुएशन बोलूँगा। तो मैं रीज़न बोल रहा हूँ। मेरे पास 3 रीज़न है बताने के लिए। फॉर एग्जांपल यू आर अ कमिश्नर एंड आई एम टेलिंग यू, आप बैठे हैं हियरिंग में, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 3 रीज़न्स हो सकती हैं परचेज़ डिफरेंस होने की। नंबर 1 रीज़न ये हो सकती है कि देखें, जो डोमेस्टिक परचेज़ होती है, अगर मैंने किसी मिल से माल खरीदा है, तो माल मेरे पास ₹100 का आया, मैंने अपनी जेब से ₹2 किराया दिया, तो मैं परचेज़ रिकॉर्ड करता हूँ ₹102। लेकिन जो पार्टी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, जब वो अपनी परचेज़, अपनी सेल पोस्ट करती है ₹100 की, तो वो पोर्टल पे तो वो ₹100 की परचेज़ बुक होती है, उसकी सेल है, मेरी परचेज़ है। तो फ्रेट चार्जेस का देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ फ्रेट चार्जेस। तो एक तो ये रीज़न है। यही बात यहाँ लिख दी हमने। अब आपको जिस अंग्रेज़ी में भी जैसे भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख लें, इम्प्रूव करवा लें। मैंने लिखा है कि फ्रेट इन डोमेस्टिक परचेज़ेज़ मतलब लोकल परचेज़ेज़। फर्स्ट देखिए, मैंने फर्स्ट यूज़ किया कि भाई पहली रीज़न क्या है? पहली रीज़न ये है कि जो फ्रेट पेमेंट्स हैं, वो इंक्लूड होती हैं और रिपोर्ट होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। मैं परचेज़ेज़ में ऐड कर देता हूँ उसको। जबकि सेल्स टैक्स रिटर्न में फ्रेट चार्जेस थोड़ी आते हैं जो मैंने ट्रक वाले को दिए हैं। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ। जो सेल्स टैक्स रिटर्न है ना, उसमें जब आप परचेज़ेज़ करते हैं, जो इम्पोर्ट परचेज़ होती है। अच्छा, सेकंड रीज़न मैंने बताई इम्पोर्ट परचेज़ की। इम्पोर्ट का क्या मसला है? इम्पोर्ट परचेज़ में ये होता है, जब कस्टम पे आप माल रखते हैं, तो आप एक डिक्लेयर करते हैं वैल्यू कि जी ये $100 की है। कस्टम वाला कभी उसे मान लेता है, कभी नहीं मानता। हम कहते हैं कि उसने आपकी वैल्यू को मान लिया, तो वो उस $100 की वैल्यू को कन्वर्ट करता है एक्सचेंज रेट से, और वो क्या करता है, उसमें कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ले लेता है। अच्छा, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हैं, आप सेल्स टैक्स रिटर्न में देखेंगे तो जो सेल्स टैक्स रिटर्न में परचेज की वैल्यू आती है, उसमें सिर्फ असेस्ड वैल्यू होती है, राइट? और कस्टम ड्यूटी होती है। तो हमने पहले ये लिखा कि भाई सेकंड रीजन ये है कि इंपोर्ट परचेज जो होती है, सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ असेस्ड वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी आती है। लेकिन आप खुद सोचें, जब आप इंपोर्ट करते हैं और कॉस्टिंग करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? अगर आपके एग्जाम सप्लाई है आगे, तो आपका सेल्स टैक्स भी नेट विजिबल है, वो भी ऐड हो जाता है कॉस्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, वारफेयर चार्जेस हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, हैंडलिंग चार्जेस, किराया, थ्रूपुट चार्जेस, और एलसी चार्जेस, बैंक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, बहुत सारे इंश्योरेंस चार्जेस, तो बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो सेल्स टैक्स रिटर्न में परचेज का पार्ट नहीं बन रहे होते, वो हमारी कॉस्टिंग में पार्ट बन रहे होते हैं। और अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको आती होंगी। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बस नोटिस दे दूं और चैट जीपीटी को बोलूं कि यही वाला जवाब वो बना दे, एग्जैक्टली वो बना सकता है, लेकिन आप जितना एक्यूरेटली उसको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे तो वो अच्छा ड्राफ्ट कर देगा। जाहिर है, अब उसको जो है ये नहीं पता है कि सेल्स टैक्स में क्या हो रहा है, किस तरह रिपोर्टिंग हो रही है, इनकम टैक्स में किस तरह हो रही है। तो ये वैल्यू, ये जो डिटेल है, ये अकाउंटेंट को पता होती है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। अदरवाइज आप फिर वरना ये कह देंगे
कि भाई पॉसिबल 3-4 रीजन दे दो डिफरेंस की, तो पॉसिबल रीजन दे देगा, लेकिन वो आपके केस में फिट नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर भी आपने यही लिखा, हमने यही लिखा है कि जी सेल्स टैक्स के रिटर्न में सिर्फ असेस्ड वैल्यू और कस्टम ड्यूटी का टोटल आता है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न इंक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू डिक्लेयर्ड इन सेल्स टैक्स रिटर्न एंड अदर कॉस्ट कंपोनेंट सच एज एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, इनएडमिसिबल टैक्स सेल्स टैक्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, वारफेज, दोपुट चार्जेस, टर्मिनल हैंडलिंग, फला फला फला। और हमने एज एविडेंट इन द रिकंसिलेशन हम दे रहे हैं। एक और रीजन ये हो सकती है कि देखिए जो रजिस्टर्ड पार्ट, जो जब हम खरीदारी करते हैं ना, तो हम तो परचेज भी करते हैं और हम एक्सपेंस जो सर्विसेज भी लेते हैं। अब आपने क्या किया, सेल्स टैक्स में अमाउंट ले लिया, अच्छा एनेक्सर एक ही होता है, एनेक्सर ए के अंदर परचेजेस भी आ रही होती हैं और सर्विसेज भी जो आप एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग वाले से, इंपोर्ट क्लियरिंग एजेंट से आपने सर्विसेज ली, तो वो तो आपको सर्विस की इनवाइस देता है जो आपके एनेक्सर ए में आ रही होती है। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न में वो परचेज में थोड़ी आएगी, वो तो एक्सपेंसेस में आएगी, और सेल्स टैक्स में तो कोई अलग निजाम नहीं है कि एक्सपेंस का एनेक्शन अलग हो और परचेज का अलग हो, तो हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। थर्ड रीजन इज डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेबल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अंग्रेजी आपको, मेरे को जैसे आती थी मैंने लिख ली, आपको जितनी अच्छी आएगी वैसा आप लिखें। मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं सेल्स टैक्स के एनेक्सर ए में, तो भाई वो तो इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस में आ रहे होते हैं, परचेज में थोड़ी आ रहे होते हैं, आपने उसको परचेज में कंसीडर कर लिया। तो एक रीजन ये है। फिर मैंने उसे ये कह दिया कि भाई इन रीजन को सामने रखते हुए, रिकंसिलिएशन को सामने रखते हुए, ये बिल्कुल क्लैरिफाई है कि कोई डिफरेंस नहीं है, लिहाजा ये सेक्शन इन्वोक नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा टास्क में लिख दिया कि भाई ड्राफ्ट कर दो रिप्लाई मेरे लिए। फूटर में मैंने कहा, फॉर्मेट में मैंने कहा कि राइट अ लेटर, लेटर लिखना है, हालांकि मैं यहाँ कह चुका हूँ, फॉर्मेट पे भी मैंने कह दिया, नहीं भी कहेंगे मसला नहीं है, लेटर लिखें विद लेटर हेड भी मेरा ऊपर बना दें, जफर सिद्दीकी टैक्स कंसल्टेंट, एड्रेस भी डाल दीजिएगा और नीचे मेरा सिग्नेचर में नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ, अब ये जो दो चीजें इसमें भी कुछ नहीं लिखना, दिस इज, अब ये भी परमानेंट है, इसमें आपने कोई इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं किया, राइट। तो आपने जो थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस किया है वो यहाँ किया है। जिस बंदे ने रिटर्न भरी है, अकाउंट बनाया, उसको बोलो भाई क्या रीजन है, वो रिकंसिलेशन उसको पता है, वो बना के आपको दे देगा। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, उस मैटर को, उसके अल्फाज को यहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दें। तो हमने तो इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर ली आपको बैकग्राउंड बताने के लिए, समझाने के लिए। अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आपको बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट लिखें, इतना अच्छा, उतना ही अच्छा लेटर आएगा। लेकिन इसमें आपको 10 मिनट लग जाएंगे हार्डली, और क्या होगा। या अगर एक एक पैरा को आप लिख के सेट भी करवा रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, तो 15 मिनट लग जाएंगे। अब देखें होगा क्या। अब आप यहाँ से कॉपी करें, आप इसको कॉपी पे कॉपी कीजिए, जस्ट आपने कॉपी करना है, ठीक है। और आप चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ और इसको पेस्ट कर दो, और इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए, ठीक है। और एग्जीक्यूट करवा कर आप देखें, ये एग्जीक्यूशन कर दी है, देखिए ये मेरा लेटर हेड बना दिया, जफर सिद्दीकी प्राइवेट लिमिटेड टैक्स कंसल्टेंट। अब बार बार लेटर हेड निकालने की क्या जरूरत है, आप ब्लैक एंड व्हाइट पे कर लें। देखिए डेट आ गया, और उसके बाद उसने कर दिया टू डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट भी ले आया उसने। अब जाहिर है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जाहिर है हम ये शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं लिख रहे होते, लेकिन अगर लिखा भी जाए तो कोई हर्ष की बात नहीं है। तो सब्जेक्ट ले आया, वी आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट, ठीक है। आप, वो उसने पूरी एग्जैक्टली उसको फ्रेम कर दिया पहला पैरा। हमने, आप फॉर्मेट में देखेंगे ना, हमने उसे एक इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि आप जो है ना आसानी पैदा करने के लिए शॉर्ट पैरा के अंदर, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट पैरा के अंदर अपनी राइटिंग कीजिएगा। उसने देखें शॉर्ट पैरा के अंदर, ताकि आसान रहे समझने में रीडर के लिए। तो उसके बाद आगे कह रहे हैं, वी विश टू क्लैरिफाई दैट द एलिज्ड डिफरेंस इज जस्टिफाइबल। एलिज्ड कहते हैं इल्जाम लगाया गया जिसके बारे में आप दावा कर रहे हैं कि ये कोई मसला है, justifiable and there is no actual discrepancy, we are providing necessary, ये ऊपर जो है ना एट सबसे पहले ही वो लेकर आ गया एक कंक्लूजन, उसने सबसे पहले दे दिया, जो हम आखिर में देते हैं, आखिर में भी देते हैं, लेकिन वो शुरू में ही ले आया कि भाई आपने जो डिस्क्रिपेंसी दी थी वो ठीक नहीं है, और ये इस तरह हम जस्टिफाई कर रहे हैं। अब देखिए उसने जस्टिफाई कैसे किया, हेडिंग बना दी। देखिए मैंने तो हेडिंग नहीं दी थी, हाउ प्रूडेंट ही इज, चैट जीपीटी इट इज, कि उसने डोमेस्टिक परचेज की हेडिंग बनाई, डोमेस्टिक परचेज की हेडिंग बनाने के बाद उसने कहा दी फर्स्ट रीजन फॉर द डिफरेंस ड्यू ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेट पेमेंट। देखिए उसने पहले ही कहा भाई फ्रेट पेमेंट की वजह से एक मसला आता है। क्या मसला आता है, इनकम टैक्स में हम लेते हैं, लेकिन कन्वर्सली यानी ऑपोजिटली इन सेल्स टैक्स रिटर्न डोमेस्टिक परचेज आर रिपोर्टेड एक्सक्लूडिंग ऑफ फ्रेट पेमेंट्स। अच्छा हमने ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखी थी, इसने हमारी अंग्रेजी को इंप्रूव किया है, राइट। तो पहली रीजन दी उसने, देखें सेकंड रीजन दी उसने, देखें थर्ड रीजन दे दी, उसके बाद उसने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया आपकी बात को। और फिर एक आगे वी ट्रस्ट द एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विल सफाइस टू रिजॉल्व द मैटर, वी आर अवेलेबल फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन। जैसे हम तो ये बात नहीं लिख रहे होते, ठीक है, आप लिखते हैं कोई बात नहीं। अच्छा अब इसमें थोड़ी बहुत कट शॉर्ट जो आपने करनी है आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, योर सिंसियरली, देखें उसने साइनिंग का भी लिया। अब आप क्या करें, सिंपल, मैं क्या करूंगा, अच्छा मैं चाहता हूँ उसमें ना थोड़ी सी अंग्रेजी जरा अच्छी कर दूं, ठीक है, ओके सिंपल आप करें। अच्छा अगर आप इसको, इफ यू वांट टू मेक दिस लेटर मोर इजियर, वो भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट लिटिल बिट यूजिंग लीगल वर्ड्स और लिटिल बिट डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग, आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम तो क्या करते हैं कि हम इसको आसान रखते हैं।
तो वैसे तो ये आसान लैंग्वेज ही है, लेकिन आप उसको मज़ीद कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप फिर क्या करेंगे, मैंने लास्ट में ही बताया था, कन्वर्ट द अबव रिप्लाई इनटू, अब जो भी इसको प्रॉम्प्ट देना चाहें आप दे सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सिंपल नीचे कॉपी पेस्ट का निशान भी है, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुझे इस तरह से बेहतर लगता है। मैं किया नहीं कॉपी, बट अदरवाइज आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने किया कॉपी, और मैं अपनी उसी डॉक्यूमेंट पे आया, और मैं नेक्स्ट पेज पे आया, और मैंने यहाँ के पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ये इसको आई थिंक टाइम रोमन में ले आया, उसको पता है कि लीगल लैंग्वेज है। ये मैंने उठाई और इसको मैं ले गया अपने फूटर पे, हेडर पे ले गया, और इसको मैंने सेंटर किया, और इसका मैं इसको ज़ाहिर है मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा लेटर हेड स्टाइल लग जाए, और इसको मैंने अपने हेडर को बढ़ा दिया, और इसको मैंने, ठीक है, तो ये लीजिए। अब आप जैसे भी इसकी सेटिंग करना चाहें, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। उसके बाद जो भी आपने इसको सेट करना है, आप यहाँ डेट डाल दीजिए, ये लाइन हटा दीजिए, जो भी अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं टू मेक इट मोर गुड, और आप इसमें जो भी कट शॉर्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। नाउ योर लेटर इज रेडी फॉर सबमिशन। आप मैं अभी आपको एक और खत कराता हूँ, जिसमें हम टाइम एक्सटेंशन का टाइम बहुत ज्यादा हम डाल रहे होते हैं, 3 दफा एक्सटेंशन ले रहे होते हैं। उसमें तो एक ही प्रॉम्प्ट होगी, आपको मैं एक लाइन बताऊंगा चेंज करनी है, और यू विल गेट योर एक्सटेंशन इन टाइम लेटर विद इन 1-2 मिनट्स, राइट। तो एक हमने ये खत देख लिया, एक रियल टाइम एग्जाम्पल हमने कर ली। इंशाल्लाह अभी फिर हम एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक और लेटर देख लेते हैं।